और इस चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट धीरज कौल हैं, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब जुड़ चुके हैं और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषि गुप्ता जी हैं और साथ ही कुछ ही देर में वीना सिकरी मैम जुड़ेंगी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, एम्बेसडर वीना सिकरी में, उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से आपको करना चाहूंगा कि ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए। ट्रंप के इस भाषण को वैसे ही देखा जाएगा जैसे उनकी बाकी चीजों को देखा जाता है कि वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी सफलता को बताते हैं और दूसरा देश या सारा विश्व उन पर निर्भर है ये कभी नहीं भूलते, बार बार कहना। वो सबसे बड़े ताकतवर हैं ये भी कहते हैं। हाँ, उन्होंने इस भाषण में जैसा आपने कहा, उन्होंने कहा कि सेना का बल प्रयोग नहीं करेंगे, पर साथ में ये भी संकेत किया कि उनके पास दूसरे विकल्प हैं और टैरिफ्स का उन्होंने जिक्र किया कि जैसे उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का उदाहरण दिया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी तरह का कोअर्शन या दबाव बनाने से संकेत ना किया हो, वो संकेत लगातार बना हुआ है। यहाँ तक वो बार बार बात करते हैं कि हम सबकी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। उसको अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। ये अमेरिका ने खुद तय किया था कि वो इस तरह का नेतृत्व नेटो का करेगा, इस तरह की जिम्मेदारी लेगा। आज जिम्मेदारी से हटना चाहता है तो ये बात भी आपस में इस पर सहमति बन सकती है। पर आप देखें कि यदि जनसंख्या के तरीके से उसको देखा जाए तो यूरोप में करीब 45 करोड़ और अमेरिका में 34 करोड़ लोग हैं और उनका कुल मिलाकर रक्षा बजट यदि इस तरह से देखा जाए तो करीब करीब बराबर है। हाँ, हर एक देश अलग अलग इस तरह से उतना बड़ा बजट नहीं कर पाता क्योंकि अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था है, उनका बजट ज्यादा बड़ा होता है, उनके पूरे विश्व में सेना के ठिकाने वगैरह वगैरह है। तो यदि वो तालमेल आज मान्य नहीं है, अमेरिका उससे हटना चाहता है तो उसको बातचीत से बदला जा सकता है। पर ये धमकीपूर्ण जो शब्दावली उनकी होती है और हर चीज को बढ़ाकर कहना और दूसरे लोगों को एक तरह से कैरिकेचर करने की जो बात है, वो बार बार स्लीपी बाइडन की जैसे बात करते हैं। उनके जो उन्होंने आंकड़े रखे वो भी अपने आप में बहुत गलत फलत आंकड़े उन्होंने सामने रखे। इन्फ्लेशन खत्म कर दिया है। बाइडन साहब का इन्फ्लेशन 2.9 था, घटकर इनके आते ही 2.7 हो गया पिछले साल में। पर जो वृद्धि दर है वो बाइडन के समय में 2.8 था, वो घटकर 2.3 हुआ है। और यदि कांग्रेशनल बजट ऑफिस के दस्तावेज आप देखें, वो कहते हैं कि इस साल में, आने वाले साल में वो और भी घटकर 2.2 होने वाला है। तो इस तरह से आंकड़ों को उल्टा सीधा अपनी मनमर्जी से घड़कर पेश करना वगैरह वगैरह के इतिहास में उन्होंने कहा इतनी सफलता कभी नहीं मिली। इतिहास में अमेरिका का आर्थिक तरीके से, सैन्य तरीके से सबसे बड़ा दबदबा राष्ट्रपति कैनेडी के समय में माना जाता था, जब 40% दुनिया की जीडीपी केवल अमेरिका की थी। आज घटकर 26% के आसपास है, हालांकि आज भी बहुत बड़ी है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली है, उसके राष्ट्रपति जाहिर है बहुत शक्तिशाली हैं। पर यह कहना कि बाकी सब निकम्मे हैं या काबिल नहीं है, ये भी झूठ कहा उन्होंने कि ग्रीनलैंड उनके पास था दूसरे विश्व युद्ध में। वो केवल क्योंकि जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था हमने दे दिया। और उनकी गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक संधि की थी कि इसको सुरक्षा करें आप। सुरक्षा में भी लगातार हजारों सैनिक अमेरिका के रहते थे वहां, आज घटकर 200 से कम है। तो क्या, कौन सी सुरक्षा वो बनाना चाहते हैं? चीन का कोई रिश्ता नहीं है उनसे, रूस का कोई रिश्ता नहीं है, खतरा किससे है ये भी समझ नहीं आता। तो वही है कि जैसे हमेशा वो बातें करते हैं, उसी तरीके की बात उन्होंने आज भाषण में की। थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग, थोड़ा पैट्रनाइजिंग और थोड़ा झूठ मूठ के आंकड़े और ये सब सामने आए और कुछ उसमें अलग नहीं था, जैसा पहले होता है वैसा ही आज हुआ। चूंकि बड़ा एक प्लेटफॉर्म था, ये स्टेबलाइज कर सकता है। चूंकि यहां आने से पहले एक जो उन्होंने एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया ट्रूथ सोशल पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होगा कुछ एक घंटे में, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि गोल्डन रूल ये कहता है कि जिसके पास गोल्ड है वही रूल बनाता है। तो जाहिर तौर पे जो ताकतवर है वही नियम बनाएगा। यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा।
हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, उसकी आर्थिक व्यवस्था करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन को छोड़ दें तो उसके बाद तीसरे, चौथी और पांचवी बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं 6, 5 और 4 ट्रिलियन डॉलर की हैं। तो बहुत बड़ा उसके पास एक तरह से संसाधन उसके पास है, तकनीक उसके पास है, सेना उसके पास वगैरह वगैरह। पर जो अभी उनकी भाषा में बदलाव आया है, मुझे लगता है उसके पीछे साफ नजर आता है कि बाकी के जो 31 देश नेटो के हैं, उनमें एक भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया। हाँ, ज्यादातर चुप रहे। पर आप देखें कुछ जो बड़े देश हैं, जैसे उनके पड़ोस में कनाडा है। कनाडा ने कहा कि साफ जाहिर आता है कि आज कानून व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूट चुकी है, और ये कहा कि यदि मिडिल पावर्स आज एकजुट होकर कुछ नहीं करती और बड़े मेज पर अपनी आवाज नहीं पहुंचाती, तो मेज पर ना होने से हम लोग मेन्यू में हो जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि इफ वी आर नॉट ऑन बिग टेबल, वी विल बी ऑन द मेन्यू ऑफ दैट बिग टेबल। तो उसी के साथ साथ खासकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं सब तरह की हालात से मुकाबला करने के लिए। यहां तक उन्होंने प्रस्तावना की कि नेटो की एक सेना अभ्यास शुरू करना चाहिए अभी से ग्रीनलैंड के यहाँ, ताकि वो नेटो की तरफ से सुरक्षा के एक कोशिश लगे, ना कि अमेरिका अकेला वहां जाकर सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। और उन्होंने बुली का जिक्र किया कि बुली नहीं होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और साफ है संकेत वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ। तो ये जो थोड़े कुछ देशों का आक्रामक रुख और बाकी देशों की चुप्पी, मुझे लगता है उसके चलते उनको अपना जो शब्दावली थी उसमें थोड़ा सा फेरबदल करने की उनको लगा कि जरूरत है आज। और उन्होंने इस बात की शुरुआत भी बड़े बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने किया कि मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था ग्रीनलैंड पर, आप चाहते हैं तो मैं कुछ कहना जरूर कोशिश करूंगा उसकी। फिर उन्होंने एक पूरा विस्तार में उस पर बातचीत की, और उसमें बहुत सी चीजें जो मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सच नहीं है। जैसे पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी, हाँ ये बात अलग है कि जर्मनी का एक तरह से ऑक्यूपेशन था डेनमार्क पर उस वक्त भी वहां के जो किंग थे, राजशाही वहां लगातार बनी रही, वो खत्म नहीं हुई थी उस वक्त। और एक गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल से संधि करके उन्होंने कहा था कि हम सुरक्षा का जो है इंतजाम करेंगे, मुहैया करेंगे, क्योंकि डेनमार्क तो ऑक्यूपाइड था, तो ग्रीनलैंड में उनकी जर्मनी की कोई दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त। तो वहां इन्होंने सेना उस वक्त तैनात की, और वो संधि आज भी लागू है, वो संधि खत्म नहीं हुई। तो ये क्या वजह है कि उस पर ये जाकर अपना एक तरह से और संप्रभुता के तरीके से उसको अपने अंदर लेना चाहते हैं। हो सकता है कि चाहे वो मदुरो से ध्यान भटकाने की कोशिश हो, या अंदरूनी आर्थिक मंदी की वजह से, बेरोजगारी बढ़ती हुई उसकी वजह से, या कुछ वो फाइल्स की भी आजकल खबरों में बात चलती रहती है, कुछ तस्वीरें अलग अलग तरह से खबरों में आती हैं। ध्यान भटकाने का भी जिस तरीके से, हाँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ग्रीनलैंड पे अलग से फोकस किया अम्बेडकर दयाल, फिर भी देखना होगा आगे क्या। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं एक चीज देख रहा था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जो डिप्लोमेसी के हिसाब से बयान दिए जाते रहे हैं, लेकिन ट्रंप को भले ही हम लोग कितने भी आलोचना कर लें उनकी नीतियों को लेकर के, लेकिन जो दिल में होता है बोल देते हैं, आपको जैसे लेना हो लीजिए, उसका कुछ सोचना नहीं है। तो मैं देख रहा था क्या यहाँ से, और फिर उसका बाकी कुछ एक नेता फिर उसी लहजे में जवाब भी उनको दे देते हैं। तो एक तरीके से जो पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी थी अब बिल्कुल पर्दे के सामने आ गई है। तो अब हर कोई उसी हिसाब से सोचना शुरू करेगा, हर कोई उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू करेगा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर राष्ट्र उनको उनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। हाँ, बड़े परोक्ष रूप से कुछ शब्दों का हमने देखा आज के भाषणों में इस्तेमाल किया गया। जो मैंने यह कहा, राष्ट्रपति मैक्रोन ने बुली होने का जिक्र किया, मार्क कार्नी ने मेन्यू पर होने की कुछ बात की। बड़े परोक्ष रूप से उन्होंने कुछ जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हैं, उनके जो मापदंड हैं, जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको नकार कर आप राजनीति नहीं कर सकते और ना अपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो राष्ट्रपति अकेले हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, जो परंपरा से हटकर अलग तरीके से बात करने में विश्वास रखते हैं और लगातार उस तरह से वो बात करते रहते हैं। पर उसके साथ साथ जो बहुत सी चीजें वो अपने भाषणों में कह देते हैं, वो अपने आप में तथ्य नहीं होते, वो एक तरह से स्पेकुलेशन है, या उनके अपने घड़े हुए आंकड़े हैं, या उनकी क्लेम्स हैं, इस तरह से अपनी तरह से। एक बात जिस पे पूरे यूरोपीय देश एक मत हैं, सहमत हैं, उन्होंने सबने कहा कि डेनमार्क का भविष्य क्या होगा वो डेनमार्क के लोग तय करेंगे, या ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा वो ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। और ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, आपने उनके मीम्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो किस तरह से भाषणों में ठहाका लगाकर जवाब देने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो बातें हैं उनमें कोई सिर पैर नहीं है, या वो क्या कहना चाहते हैं। तो जमीन पर बिल्कुल जो लोकतांत्रिक तरीके से आप कह रहे हैं कि रेफरेंडम से या कुछ और आर्थिक उनको कोई लुभाव देकर, कोई इंसेंटिव देकर कराया जा सकता है, उसकी संभावना नहीं है। केवल दबाव टकराव से ही ये संभव है, और उसमें वो आर्थिक अपनी शक्ति का, टैरिफ्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है भविष्य में करेंसी को वेपनाइज करें वगैरह वगैरह। पर जो ये लगातार आपने भी जिक्र किया बात होती है चीन की, रूस की, रूस के लिए तो वो दुश्मन का ठिकाना है, तो वहां जाकर उसको अपना कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। और उसका पहले से ही पूरे आर्कटिक में, उनकी शिपिंग में, उनकी हाइड्रोकार्बन में उसका सबसे ज्यादा दबदबा है। तो उसको इन लोगों से दोस्ती बनाने में मुझे नहीं लगता कोई उसमें कोई कारण हो सकता है। और दूसरी बात चीन की, हाँ, चीन ने कोशिश की कि वहां की खदानों में खनन कर सके, आयरन है, यूरेनियम है और रेयर अर्थ वगैरह है, पर वो बिल्कुल वहां के लोगों ने, डेनमार्क ने और अमेरिका ने बिल्कुल उनको अंदर घुसने नहीं दिया, ना उनको कोई आधारभूत ढांचे में कहीं घुसने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने दिया। केवल वहां शैक्षणिक आदान प्रदान है कि मान लीजिए जियोलॉजी पर या पोलर रीजन्स के ऊपर, क्लाइमेट को लेकर कुछ एकेडमिक एक्सचेंजेस जरूर संभव हो पाई हैं। बिल्कुल, दरअसल इसको आपने जो कहा इसको मैं इस तरीके से भी देख रहा था।